हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस की 18वीं क्लास। ठीक है, 17 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए थे और ये 18वीं वीडियो है जनरल अवेयरनेस की। तो ये वीडियो जो है ये सुपर इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तब चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, रेलवे हो, सभी के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है ये क्लास। और इस वीडियो में जो क्वेश्चंस लिए गए हैं इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस के क्वेश्चन जो हैं इंक्लूड किए गए हैं। तो ऐसी वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है, बाई लैंग्वेज लिखे गए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पर हिंदी में और फिर यहाँ पर इंग्लिश में। तो पहला सवाल आज का ये है कि मिरात उल अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है मिरात उल अखबार का प्रकाशन शुरू किया गया था। ठीक है, फ़ारसी भाषा में अखबार जारी किया गया था। ठीक है, फ़ारसी भाषा में। और भी कई सारे पॉइंट्स जो हैं राजा राम मोहन राय के बारे में जो आपको याद रखने हैं वो ये हैं कि इन्हें जो है, इन्हें अतीत और भविष्य के मध्य सेतु के समान समझा जाता है। ठीक है, माना जाता है इन्हें। तो याद रखें, इन्हें अतीत, मैं लिख देता हूं यहां पर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु कहा जाता है इन्हें। ठीक है, और इन्हें ही भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक। ठीक है, और इन्हें आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक भारत का पिता। और इन्होंने, देखें, मिरात उल अखबार नामक जो है समाचार पत्र प्रारंभ किया था। और इन्होंने एक किताब लिखी थी जो काफ़ी फेमस इनकी किताब और बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। ठीक है, हिंदी में इसको कहेंगे ईसा के नीति वचन। ईसा के नीति वचन। और जो राजा राम मोहन राय थे ये पश्चिम बंगाल से संबंधित थे और इन्हें जो राय है ना, ये राय की उपाधि दी गई थी। बंगाल के नवाब के द्वारा जो है इन्हें राय की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था। ठीक है, इनके बचपन का नाम जो था वो था मूल शंकर। ठीक है, मूल शंकर, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो मूल शंकर जो नाम है वो दिया गया था दंडी स्वामी के द्वारा जो है इनको ये नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती का। ठीक है, यानी पहले जो नाम था उनका वो था मूल शंकर, लेकिन दंडी स्वामी पूर्णानंद पूरा नाम था इनका, तो उन्हें स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम दिया था। और इन्होंने ही जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। और इनका एक नारा है जो पूछा जाता है बार बार स्वामी दयानंद सरस्वती का, वो नारा है वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो। ठीक है, और उसके बाद बता दूं, इन्हीं के द्वारा जो है एक आंदोलन शुरू किया गया था, शुद्धि आंदोलन। ठीक है, शुद्धि आंदोलन। और इन्हीं के द्वारा गौ रक्षा आंदोलन भी शुरू किया गया था। गौ रक्षा आंदोलन, गायों को बचाने के लिए। ठीक है, और इनकी किताब आपको याद रखनी है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, सत्यार्थी प्रकाश या सत्यार्थ प्रकाश। 1874 में ये जो किताब है प्रकाशित हुई थी। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है,
स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम जो था वो मूलशंकर था। और दयानंद सरस्वती नाम किसने दिया, तो मैंने अभी आपको बताया, दंडी स्वामी पूर्णानंद ने जो है उन्हें ये नाम दिया था दयानंद सरस्वती का। इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की थी और इनकी पुस्तक का नाम है सत्यार्थी प्रकाश या सत्यार्थ प्रकाश। और इनके द्वारा जो नारा दिया गया था वो है वेदों की ओर लौटो, और इनके द्वारा शुद्धि आंदोलन और गौ रक्षा आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयोग की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी? तो इसका सही जो आंसर है वो है रेले आयोग। ठीक है, रेले आयोग के द्वारा जो है विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी। कब आया था ये आयोग? ये 1902 में आया था। तो मैं आपको शिक्षा से संबंधित जितने भी आयोग थे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि शिक्षा से जुड़ा हुआ एक आयोग था सैडलर आयोग। ठीक है, सैडलर आयोग ये कब आया था? तो ये आया था 1917 में। ठीक है, और एक और था हारतोंग आयोग, ये आया था 1929 में। और वार्धा योजना या वार्धा आयोग कह सकते हैं हम इसे, और सर्जेंट आयोग। ठीक है ना, ये सारे के सारे आयोग जो हैं ये जुड़े हैं किससे? शिक्षा व्यवस्था से। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो यूजीसी है यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसे हम हिंदी में कहते हैं, इसकी स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? तो वो था राधा कृष्णन आयोग या कमीशन। ठीक है, राधा कृष्णन कमीशन की सिफारिश पर जो है सन 1948 में ये आयोग बनाया गया था और इसी की सिफारिश से जो है यूजीसी का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति से जुड़े तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? ठीक है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक जो नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंगा। ठीक है, रामचंद्र पांडुरंगा या पांडुरंग। ठीक है, इन्हें तात्या टोपे कहा जाता था। और ये तात्या टोपे जो थे ये नाना साहब की सहायता कर रहे थे जब 1857 की क्रांति हो रही थी। तो जो नाना साहब ये नेतृत्व कर रहे थे किस क्षेत्र से 1857 की क्रांति में? तो आपको याद रखना है ये कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे विद्रोह का। ठीक है, कानपुर से। और उसके बाद फैज़ाबाद से कौन कर रहा था? फैज़ाबाद से, तो फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला जो है नेतृत्व कर रहे थे। और झांसी से जो है लक्ष्मीबाई। ठीक है, लक्ष्मीबाई शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं। और लखनऊ से अगर मैं बात करूँ, लखनऊ से जो नेतृत्व कर रहा था वो था महिला थी वो बेगम हजरत महल। ठीक है, बेगम हजरत महल। और ये जो विद्रोह था 1857 की क्रांति का, ये कब शुरू हुआ था? तो डेट आपको याद रखनी है, ये शुरू हुआ था 10 मई 1857। ठीक है, 10 मई 1857 को ये विद्रोह शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? तो मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक है, मेरठ छावनी से ये विद्रोह शुरू हुआ था। और किसने किया था? तो सैनिकों ने किया था। तत्कालीन कारण क्या था इसका? तो वो थी चर्बी वाली कारतूस। ठीक है, चर्बी वाली जो कारतूस थी जिसे कहते हैं एनफील्ड। ठीक है ना, एनफील्ड, उस कारतूस का नाम ये था। तो इसी के विरोध में जो है विद्रोह शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया टुडे पुस्तक के लेखक कौन थे? ठीक है, इंडिया टुडे, तो इंडिया टुडे जो किताब है वो लिखी है रजनी पामदत्त ने। ठीक है,
रजनी पामदत्त ने। और भी कई सारी किताबें हैं जो अर्थव्यवस्था से जुड़ी हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी हैं, जैसे कि आरसी दत्त की किताब है एक, आरसी दत्त। तो आरसी दत्त की जो किताब है वो है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और दादा भाई नारोजी की किताब जो कि बार बार पूछी जाती है, ठीक है, दादा भाई नारोजी की, इन्हें ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है। दादा भाई नारोजी की जो किताब थी वो थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। तो ये भी किताबें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है ये है इक्वेडोर में। कहाँ है? इक्वेडोर में। अगर आपको इक्वेडोर की राजधानी पता है तो ज़रूर कमेंट में करके बताएं इसकी राजधानी क्या है इक्वेडोर की, ठीक है। और मैं बता दूं ये जो कोटोपैक्सी है ये ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब ये होता है कि वो ज्वालामुखी जो कि जिसमें से लावे निकलते हो, धुआं निकलता हो, ठीक है, तो ऐसे ज्वालामुखी को हम कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। एक होता है परसुप्त ज्वालामुखी, ठीक है, परसुप्त ज्वालामुखी। तो परसुप्त ज्वालामुखी वो होता है जिसके संभावना होती है कि वो ज्वालामुखी जो है विस्फोट होगा, ठीक है, संभावना वाला ज्वालामुखी परसुप्त ज्वालामुखी कहलाता है। तो आपको याद रखना है, जैसे कि अभी तो पता चल गया आपको कि कोटोपैक्सी जो है वो एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और भी सक्रिय ज्वालामुखी हैं जिसके नाम आपको याद रखने हैं, जैसे कि किलायू, ठीक है। किलायू ज्वालामुखी जो है ये हवाई द्वीप पर है। हवाई द्वीप कहाँ पर है? तो ये है अमेरिका में, ठीक है। और माउंट इरेबस ये भी जो है एक ज्वालामुखी है और ये है अंटार्कटिका में, ठीक है। और माउंट एटना ये है सिसिली में, ठीक है। ये सारे के सारे जो हैं सक्रिय ज्वालामुखी हैं। अब परसुप्त ज्वालामुखी के बारे में भी आपको याद रखना है, जैसे कि एक है विसुवियन या विसुवियस कहते हैं इसे, विसुवियस, ये इटली में है, ठीक है। और एक है फ्यूजियामा, ठीक है, फ्यूजियामा ये जापान में है। और एक है नारकोंडम। चलिए आप मुझे कमेंट में बताइए कि ये कहाँ पर है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। नारकोंडम ज्वालामुखी जो है वो कहाँ पर है, ठीक है, बड़ा ही कॉमन है ये, आई होप आप सभी को पता होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरात पठार किस देश में स्थित है? कोरात पठार किस देश में स्थित है? तो याद रखें ये है थाईलैंड में, ठीक है, थाईलैंड में है ये। और अगर आपसे पूछ ले मैसेटा पठार कहाँ पर है? तो ये है स्पेन में, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले कि सान पठार कहाँ है? तो आपका आंसर होगा म्यांमार में, ठीक है, म्यांमार में। और ओजार्क ये है अमेरिका में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, सतपुड़ा पर्वतमाला में कई सारी पहाड़ियां हैं, जैसे कि 3 पहाड़ियों के नाम आपको याद रखने हैं, राजपीपला श्रेणी, और दूसरी जो है महादेव श्रेणी, और तीसरी जो है वो है मैकाल, ठीक है। तो वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है महादेव पर, जिसे हम कहते हैं धूपगढ़ चोटी, ठीक है, धूपगढ़ ये सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई जो है 1350 मीटर है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ये पूछा गया है। कहाँ पर है? तो महादेव श्रेणी पर
स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? तो मैं बता दूं, बांग्लादेश की जो राजधानी है वो है ढाका, और यहाँ की जो मुद्रा है, जो करेंसी है, वो है टका। ठीक है, और बांग्लादेश जो है भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। ठीक है, कौन कौन से हैं ये 5 राज्य? तो पहला है वेस्ट बंगाल, दूसरा है असम, ठीक है, तीसरा है मेघालय, चौथा है त्रिपुरा, और 5वां जो है वो है मिजोरम। ठीक है, तो ये 5 राज्य हुए जिनसे बांग्लादेश की सीमा मिलती है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान भारत से 4 राज्यों के साथ सीमा जो है साझी करता है, और भूटान जो है, भूटान वो भी भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा साझी करता है। और अगर हम बात करें म्यांमार की, तो ये भी जो है भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? गंगा के नाम से नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन मिस टाइप है, यहाँ वृद्ध गंगा होगा। ठीक है ना, वृद्ध गंगा, या कहें कि बूढ़ी गंगा। बूढ़ी गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा गोदावरी नदी को। ठीक है, गोदावरी नदी को जो है बूढ़ी गंगा या कहें कि वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। और ये जो गोदावरी नदी है ये निकलती है महाराष्ट्र के नासिक से, महाराष्ट्र के नासिक से, और यहाँ किस स्थान से अगर पूछ ले तो याद रखना है त्रिम्बकेश्वर, त्रिम्बकेश्वर पर्वत से निकलती है। ठीक है, पहाड़ियों से त्रिम्बकेश्वर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में ये भी पूछा गया है। तो संपत्ति का जो अधिकार है ये मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, और ना ही ये मौलिक अधिकार और निजी अधिकार भी नहीं है। ठीक है, तो इसे कहेंगे वैधानिक अधिकार। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि संपत्ति का अधिकार क्या है, तो ये एक प्रकार का वैधानिक अधिकार है। पहले ये मौलिक अधिकार की श्रेणी में था, पहले हमें 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे, लेकिन अब वर्तमान में 6 ही हैं, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को वहाँ से हटा दिया गया। कब हटाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन किया गया था सन 1978 में, जिसके तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके इसे वैधानिक अधिकार बना दिया गया, और इसे संविधान के अनुच्छेद 300A में रख दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 21A में है। ठीक है, 21A में। अगर आपसे पूछ ले कि अनुच्छेद 21 में क्या है, तो अनुच्छेद 21 में है जीवन जीने का अधिकार। ठीक है, जीवन जीने का अधिकार। और अगर आपसे पूछे कि अनुच्छेद 17 में, तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अधिकार। ठीक है, अस्पृश्यता का अधिकार, अस्पृश्यता के विरोध का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में निहित क्षमता, यहाँ क्षमता वाला नहीं होगा, यहाँ शाह होगा, क्षमता, सरल वाला शाह। क्षमता का आदर्श किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 14। ठीक है, इसके बारे में अनुच्छेद 14 में जो है कहा गया है। क्योंकि यहाँ पे प्रस्तावना की बात हो रही है, तो प्रस्तावना के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। जैसे कि प्रस्तावना जो है उसे भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द को हाल ही में जोड़ा गया था। पहला शब्द था समाजवाद, दूसरा था पंथ निरपेक्ष, और चौथा था बंधुत्व। ठीक है, तीसरा बंधुत्व था। पहला समाजवाद, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा बंधुत्व।
और इसे कब जोड़ा गया था? तो इसे जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत सन 1976 में। और ये जो 42वां संविधान संशोधन था, इसे लघु संविधान भी बोला जाता है, लघु संविधान भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा त्यागपत्र किसे संबोधित किया जाता है? तो राष्ट्रपति जब त्यागपत्र देता है तो वो देता है उपराष्ट्रपति को, ठीक है, उपराष्ट्रपति को। और उसके 6 महीने बाद जो है, या कहें कि 6 महीने के अंदर अंदर में नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाना अनिवार्य होता है। और जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता तब तक उपराष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्रपति के पद पर बैठकर उसका कार्य करता है, ठीक है। तो भारत के पहले जो राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया? देखिए, शिक्षा जो था पहले राज्य सूची का विषय था, लेकिन सन 42वें संविधान संशोधन के तहत सन 1976 में इसे जो है समवर्ती सूची में डाल दिया गया। यानी कि अब जो शिक्षा है वो राज्य और केंद्र दोनों सरकार का विषय बन गया है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे के क्वेश्चन जो है हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप पहले की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर आप हमारी पहले की वीडियोस को भी देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।